हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चॉक एंड स्लेट। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है शेयर्स एंड डिविडेंड, जो कि क्लास 10 के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इस चैप्टर में हम बहुत सारे ढेर सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। हम पहले समझेंगे कि ये शेयर्स क्या होता है, कंपनी कैसे अपने फंड्स इकट्ठा करती है, ये शेयर मार्केट क्या होता है, ऐसे बहुत नई नई चीजों को हम सीखेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही मजेदार होने वाला है। अरे हेलो भाई साहब, कौन हो? बीच में घुसे चले आ रहे हो यार, क्लास चल रही है, बीच में घुसे चले आ रहे मैं बच्चों के अंदर का डर हूँ और मैं आपसे बस रिक्वेस्ट करने आया हूँ यार कि प्लीज इस चैप्टर को मत स्टार्ट करो। ये बहुत ही मुश्किल चैप्टर है, बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है और मैं तो इसे एग्जाम में भी सोच रहा हूँ कि अटेम्प्ट ना करूँ। इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत रिस्क है, मैं तो नहीं। देखो आप लोग, ये डर की बात बिल्कुल भी मत सुनो। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है। हमें बस अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है, बिल्कुल भी रिस्की चैप्टर नहीं है। और ऐसे भी मेरा बहुत ही ओरिजिनल सा डायलॉग है कि जहाँ रिस्क है वहीं तो इश्क है। तो प्लीज आप लोग बिल्कुल मत डरो, हम ये कॉन्सेप्ट को समझते हैं और डर को हम लोग चुटकियों में भगाते हैं। ओके, तो चलो डर निकलो और स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो शेयर्स एंड डिविडेंड क्या है, इस चीज को जानने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये शेयर्स क्या होते हैं, ये कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस कैसे होता है, शेयर मार्केट क्या है, ये सब थोड़ा सा समझेंगे। फिर हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स को समझेंगे, फिर हम एक्सरसाइजेस की तरफ प्रोसीड करेंगे। हो सकता है कि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो, बट हाँ, हमारा कॉन्सेप्ट सही से बैठेगा तब हम एक एक सम को चुटकियों में कर पाएंगे। और अगर आप फिर से शॉर्ट या इजी वे के तरफ या कोई शॉर्टकट ढूंढोगे तो हमेशा पछताते रहोगे कि हाँ, ये वाला सम नहीं हो रहा है, वो वाला सम नहीं हो रहा है। अगर आप हर भी किसी भी चीज के फुल कॉन्सेप्ट को ग्रैब करोगे तो इजीली आपका कोई भी सम बन जाएगा। तो चलो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, शेयर्स एंड डिविडेंड। इस शेयर्स के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं थोड़ा सा पास्ट में जाना चाहता हूँ, कुछ पास्ट के आपको इवेंट्स को बताता हूँ। पहले क्या होता था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसी तरह से एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। तो क्या होता था कि पुराने ज़माने में लोग बहुत जगह एक्सप्लोर करने जाते थे, जितने भी कंट्रीज थे ये लोग दूसरे कंट्रीज को एक्सप्लोर करने जाते थे शिप्स के ज़रिए। और उन शिप्स में ये बहुत सारे चीज़ भी ले जाते थे जिनका वो नई जगह पर ट्रेड कर सके। तो ये शिप्स का जो एक्सप्लोरेशन होता था ये बहुत महंगा होता था, कोई एक इंसान अफोर्ड कर नहीं सकता था। तो क्या किया जाता था, उस समय जो मालिक हुआ करते थे उन शिप्स के, वो लोग एक तरह से नॉर्मल पब्लिक को ऑफर करते थे कि आप लोग आओ हमारे शिप्स पे पैसे लगाओ, हमारा शिप एक्सप्लोर करने जाएगा, एक्सप्लोरेशंस पे जाएगा और वहाँ पे अगर वो ट्रेड करता है और जो भी कमाता है, आपने जितना इन्वेस्ट किया उस हिसाब से आपको प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिलेगा। तो यही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ही आज बढ़कर हमारे आज के ज़माने में ये शेयर मार्केट बन गया। तो होता क्या है समझ लो, अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बी सी एंड डी चार दोस्त हैं। इन चारों ने मिलकर एक कंपनी बनाई XYZ लिमिटेड। इसके लिए इन लोगों ने कुछ पैसे कंट्रीब्यूट किए और अभी कंपनी का समझ लो 12 लाख पूरा इसका कैपिटल है, ठीक है। और कंपनी स्टैब्लिश हो गई, ये अच्छा खासा बिजनेस करने लगी और खूब पैसा कमा रहे थे। लेकिन अब ये लोग अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करना चाहते हैं, मतलब एक बहुत हाई लेवल पे एक्सपैंड करना चाहते हैं, पर इनके पास अभी और कोई पैसे नहीं है। तो अब ये लोग पैसे कहाँ से लाए, इनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, तो ये लोग अब क्या करेंगे, अपनी कंपनी का जो कैपिटल है उसका कुछ परसेंट, मैं यहाँ पे जोर देकर कह रहा हूँ कि कुछ परसेंट, फुल कैपिटल नहीं, 50% से ज्यादा भी नहीं, कैपिटल का कुछ परसेंट हिस्सा को वो लोग क्या करेंगे, समझ लो ये था उनके कैपिटल का कुछ परसेंट हिस्सा, उसे वो इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे, ठीक है। और जो इक्वल पार्ट्स में वो बांटेंगे वही इक्वल पार्ट्स है शेयर्स, बोल दो इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे या इक्वल शेयर्स में बांट देंगे, ठीक है। और यही जो इक्वल शेयर्स में इन्होंने अपने कंपनी के कैपिटल के कुछ परसेंट को बांटा है, ये आम लोगों को ऑफर करेंगे। समझ लो यहाँ पे बहुत सारे आम लोग हैं, बहुत सारी पब्लिक है, हम आप जैसे बहुत लोग हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि ये अब ये सारे जो शेयर्स हैं जिनका प्राइस इक्वल है, ये सारे शेयर्स को ये आम लोगों को ऑफर करेंगे। तो इनमें अब कंपनी का भी फायदा है और आम लोगों का भी फायदा है। वो ऐसे कि आम लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा इनकम है, वो पड़ा हुआ है कहीं पे, ठीक है, वो बैंक में अगर पड़ा हुआ भी है तो उसमें बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आ रहा है। और कंपनी जो है ये इसको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो इसे पैसे की जरूरत है, तो इसने क्या किया, अपने कैपिटल का छोटा सा पार्ट लिया या कुछ पार्ट लिया, उसे इक्वल हिस्सों में बांट दिया, जो कि इक्वल शेयर्स में बांट दिया। और ये शेयर्स अब आम लोगों को बेचा। आम लोगों को बेचा से मतलब है कि जो भी आम लोग उन शेयर्स को खरीदेंगे वो कंपनी के
जितने शेयर्स उसने खरीदे हैं उतने परसेंट कंपनी के हिस्सा के मालिक बन जाएंगे। तो अगर वो कंपनी प्रॉफिट करती है तो उन लोगों को प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, अगर वो नुकसान होता है तो नुकसान भी उनका होगा। इससे दोनों का ही नीड पूरा हो गया। कंपनी को पैसे चाहिए थे, उसने इतने सारे शेयर्स बनाए अपने कैपिटल के हिस्से के और ये सारे लोगों को बेच दिया। अब इतने सारे लोगों से जो भी पैसे आए, मनी आए, वो तो कंपनी को मिल गई। शेयर्स को बेचने के बदले उनको बहुत सारा पैसा मिल गया कंपनी को। अब उस पैसा से कंपनी फिर से बिजनेस करेगा और इन लोगों को बदले में क्या मिला? फिलहाल के लिए इन लोगों को कंपनी में कुछ परसेंट ओनरशिप मिल गई, कुछ परसेंट, ठीक है, मतलब बहुत ही कम, जैसा आप शेयर कर दो, ठीक है। तो उन लोगों को कुछ परसेंट ओनरशिप मिल गई। अब मान लो उन पैसे से कंपनी फिर से बिजनेस करता है और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता है, तो जो भी कंपनी के ओनर है वो तो पैसे कमाएंगे ही, बट जो जो आम लोग थे जिन्होंने कुछ परसेंट शेयर्स खरीदा था वो भी अपना प्रॉफिट में हिस्सा लेंगे। और साथ ही साथ अगर मान लो कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं और वो पैसा डूब जाता है तो फिर वो कंपनी लायबल नहीं है उन्हें वो पैसा वापस देने के लिए, क्योंकि लोगों ने अपने मर्जी से ही शेयर्स में पैसा लगाया था, ठीक है। तो अगर मैं अब इस बात को ओवरऑल समराइज करूं तो मैं इतना कह सकता हूं कि कुछ एक कंपनी है और उस कंपनी को मान लो पैसों की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगी? अपने कैपिटल के कुछ परसेंट हिस्से को इक्वल पार्ट्स, इक्वल शेयर्स में बांट देगी और लोगों को वो शेयर्स ऑफर करेगी कि आओ और हमारे कंपनी का तुम जितना शेयर्स खरीदोगे उस हिसाब से तुम हमारे कंपनी के मालिक बनोगे उस परसेंट हिस्से के। और अगर तुम्हारे दिए हुए पैसे से या आप सबके दिए हुए पैसे से कंपनी अच्छा खासा बिजनेस करती है, प्रॉफिट कमाती है, तो आप लोगों के शेयर्स का भी वैल्यू बढ़ेगा और आप लोगों को प्रॉफिट का कुछ परसेंट हिस्सा भी मिलेगा। और अगर नुकसान होता है तो दोनों का ही नुकसान होगा। और हाँ, फॉर एग्जाम्पल इन लोगों ने शेयर्स को खरीदा था ₹100 करके और समझ लो एम नाम के इंसान ने ₹100 के 5 शेयर्स खरीदे, तो 500 के शेयर खरीदे। पर मान लो कंपनी ने अब बिजनेस किया तो कंपनी का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, इस वजह से कंपनी का वर्थ बढ़ गया, कंपनी का वैल्यू बढ़ गया। तो अब कंपनी के शेयर्स के दाम उतने नहीं रह जाएंगे, अब कंपनी के शेयर्स के दाम और बढ़ेंगे। अब क्योंकि कंपनी के शेयर्स के दाम भी बढ़ेंगे तो जो इस इंसान ने जिसने शेयर्स को 500 करके खरीदा था, हो सकता है कि आज के डेट में उसी कंपनी के शेयर्स के दाम बढ़ के पर शेयर समझ लो 150 हो गया। तो 150 इंटू 5 कितना हो गया? 750 हो गया। तो इसने खरीदे थे 500 पे थे शेयर्स, पर अभी उन शेयर्स के प्रेजेंट वैल्यू है 750। तो वो चाहे तो इन शेयर्स को बेच भी सकता है। इसके ये एक बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है कि वो बेच सकता है कि नहीं, इसमें कुछ कंपनी का अपना भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। बट इतना हम लोग ओवरऑल समझ गए कि इसमें आम पब्लिक का भी फायदा है, कंपनी का भी फायदा है। अगर कंपनी उस पब्लिक से कलेक्टेड पैसे से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है, मतलब कि बिजनेस होता है, प्रॉफिट कमाती है, तो आम लोगों को भी प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। साथ ही साथ शेयर्स का भी वैल्यू बढ़ जाता है। तो जो भी शेयर होल्डर्स है जिन्होंने जो शेयर हो सकता है कम दामों में खरीदा होगा, आज उसका वर्थ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि मान लो किसी न्यूज़ डायरेक्टली तो लोगों के पास जाती नहीं है कि लीजिए हमारा शेयर खरीद लीजिए। तो वो लोग क्या करते हैं कि खुद को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवाते हैं और जो सबसे पहली बार ये लोग ये प्रोसेस करते हैं तो उसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि समझ लो स्टॉक एक्सचेंज है हमारा, मैं अभी ये भी बता दूंगा कि ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है। स्टॉक एक्सचेंज में जाकर कंपनीज खुद को रजिस्टर्ड करवाती हैं और रजिस्टर्ड करवाने के बाद फिर वो अपने शेयर्स पब्लिक को अवेलेबल करवा सकती है कि आप लोग इस प्राइस में हमारे शेयर्स को खरीदो, ठीक है। और ये स्टॉक एक्सचेंज में जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये थोड़ा हेक्टिक, थोड़ा लॉन्ग टर्म, मतलब बहुत मुश्किलों वाला प्रोसेस है। ये बहुत इजी सा प्रोसेस नहीं है और इसे जानबूझकर इतना मुश्किल बनाया गया है, क्योंकि अगर ये बहुत इजी सा बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला होता तो क्या होता कि कोई भी इंसान आता, वो अपना एक फेक कंपनी बनाता, लोगों से पैसा इकट्ठा करता और भाग जाता। तो इसीलिए बहुत सारे चेक्स होते हैं, उसके बाद ही किसी कंपनी को रजिस्टर किया जाता है। कोई भी फ्रॉड सी कंपनी को रजिस्टर नहीं किया जाता, क्योंकि पास्ट के हमारे एक्सपीरियंसेस से देखा गया है और इसी वजह से ऐसे स्टेप्स लिए गए। अब हमारे क्वेश्चन है कि ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज वो प्लेस है या फिर वो बिल्डिंग है जहाँ पे शेयर्स को या तो खरीदा जाता है या बेचा जाता है। और जैसे कि हमने देख ही लिया कि जो कंपनीज होती है वो खुद को ये स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करवाती है। तो हर एक बड़ी देशों में अपने अपने स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। उसमें से इंडिया पे भी, इंडिया के 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे का कुछ पार्ट्स। ये सब कुछ जनरल टर्म्स है जो हमारा जानना जरूरी है।
तो अब ये जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज हो गया, अब स्टॉक एक्सचेंज में भी हम दो पार्ट में एक तरह से दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। यहाँ पे पहला होता है आपका प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट वहां पे है जहां पे इन्वेस्टर्स कंपनी से शेयर्स खरीदते हैं, और सेकेंडरी मार्केट वो जगह है जहां पे हम लोग इन्हीं इन्वेस्टर्स से शेयर्स को खरीदते हैं बेचते हैं। हम लोग डायरेक्ट प्राइमरी मार्केट में इन्वॉल्व नहीं होते। तो ये सब कुछ छोटी छोटी बात थी जो हमने स्टॉक शेयर से रिलेटेड जाना, और थोड़ा सा स्टॉक मार्केट का भी ओवरव्यू देख लिया। अब हम बढ़ेंगे अपने चैप्टर के मेन टॉपिक की तरफ, यानी कि शेयर्स एंड डिविडेंड। हम अब जानेंगे कि ये नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर क्या होता है और ये डिविडेंड क्या होता है। ठीक है, अभी तक हम सीख गए कि शेयर्स क्या होता है, कंपनी में क्यों शेयर्स बनाए जाते हैं, कैसे शेयर से प्रॉफिट या लॉस ये सब डिटरमाइन होता है, ये स्टॉक मार्केट जितना हम लोग सुनते हैं ये क्या है, ये स्टॉक एक्सचेंजेस क्या है, ये सब हमने बेसिक चीज़ों को जान लिया। अब हम जानेंगे कि हमारा ये शेयर्स एंड डिविडेंड क्या होता है। तो चलो अब हम अपने मेन चैप्टर की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहला टर्म हम लोग सुनते हैं नॉमिनल वैल्यू। ये नॉमिनल वैल्यू को फेस वैल्यू भी बोला जाता है। तो ये नॉमिनल वैल्यू क्या है या फिर फेस वैल्यू भी बोल लो, ये क्या है। तो जब कंपनी खुद को रजिस्टर्ड करवाती है तो उस समय वो अपने स्टॉक के कुछ प्राइस पे उसे रजिस्टर करवाती है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन के टाइम के इस प्राइस को ही हम नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। और नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर मोस्टली फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होता। पर इसका मतलब ये नहीं कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर मतलब कंपनी ने इस दाम पे रजिस्टर करवा दिया तो अब ये इसी पे बेचेगा। जब उसको पैसा या फंड रेज करना होता है तो फिर वो अपने शेयर्स को बेचता है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज की मदद से वो लोगों को शेयर्स बेचता है। तो लोगों को शेयर्स बेचते समय जरूरी नहीं है कि वो नॉमिनल वैल्यू पे ही बेचे, जिस दाम पे भी वो बेच रहा है उस दाम को हम लोग कहेंगे मार्केट वैल्यू। ये है दूसरा टर्म यानी कि मार्केट वैल्यू। पहला हमने समझा था कि नॉमिनल वैल्यू क्या है, दूसरा हमने समझा मार्केट वैल्यू क्या है। तो फिर से मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। नॉमिनल वैल्यू का मतलब है सिर्फ जब कंपनी खुद को रजिस्टर करवा रही होगी उस समय उसने अपने एक शेयर का कितना वैल्यू रखा था खुद से, वो है नॉमिनल वैल्यू। और जब वो उस शेयर्स को बेच के कुछ फंड रेज करना चाहती है लोगों से ताकि उन पैसों से बिजनेस कर सके, तो वो इस नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा पर उसे इजीली बेच सकती है। ठीक है, अब तीसरा एक टॉपिक है डिविडेंड। ठीक है, अब ये डिविडेंड क्या है, तो हमने पढ़ा था कि कंपनी में कुछ लोग हैं जिन्होंने शेयर्स खरीदा और वो कंपनी के शेयर होल्डर्स बन गए। अब कंपनी ने उन जो कि वो शेयर होल्डर से पैसे कलेक्ट किए थे उससे बिजनेस किया। अब जब उसने बिजनेस किया और प्रॉफिट कमाया तो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा यानी अपने प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करता है उसे ही कहा जाता है डिविडेंड। तो हमने तीसरा चीज भी जान लिया, क्या था, तीसरा चीज था हमारा डिविडेंड। ठीक है, यानी कि ये वो पार्ट ऑफ द प्रॉफिट है दैट इज शेयर्ड बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स। तो हमने नॉमिनल वैल्यू जान लिया, मार्केट वैल्यू जान लिया और डिविडेंड जान लिया। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉमिनल वैल्यू का मतलब है कि जब कंपनी ने खुद को लिस्टिंग करवाया होगा तो उस समय उसने खुद से अपने शेयर का कुछ वैल्यू रजिस्टर किया होगा, वही है उसका फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। इतना सिंपल सा समझो, ये नहीं बदलता, ये फिक्स रहता है। सेकेंड चीज आया मार्केट वैल्यू। अब कंपनी को अपने शेयर्स को एक्चुअली में बेच के पैसे लेने हैं, तो ये मार्केट वैल्यू मतलब कि वो प्राइस जिस पे कंपनी खुद के शेयर्स को बेचता है। अब वो चाहे नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा हो, कम हो या नॉमिनल वैल्यू जितना ही हो, दैट इज नॉट द फैक्ट। बट हमें इस चीज पे ध्यान देना है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर का मतलब है कि वो प्राइस जिसमें कंपनी खुद के शेयर्स को बेचता है। अब वो मार्केट वैल्यू के नॉमिनल वैल्यू के इक्वल भी हो सकता है, नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा भी हो सकता है, नॉमिनल वैल्यू से कम भी हो सकता है। मोस्ट केसेस में वो ज्यादा ही होता है। और नेक्स्ट टॉपिक था डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब कि कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करता है। ठीक है, और कंपनी डिविडेंड को डिविडेंड परसेंट में डिक्लेयर करता है कि मैं अपने कितना परसेंट डिविडेंड रिटर्न दूंगा, तो 5%, मान लो ऐसा कंपनी कहता है। तो इसका मतलब है कि कंपनी 5% रुपीज मतलब 5% रिटर्न देगा किस पे, नॉमिनल वैल्यू पे। मतलब कि डिविडेंड हमेशा कैलकुलेट किया जाता है नॉमिनल वैल्यू पर। अभी हम इन टॉपिक्स को और बढ़िया तरीका से जानेंगे जब हम सम्स करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे इतना मीन्स होप है कि आप लोगों को नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू और डिविडेंड क्या होता है ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे एक चीज देखते हैं, क्या कि
हमने ये तो जान लिया कि नॉमिनल वैल्यू वो फेस वैल्यू था जिस पे कंपनी खुद के शेयर्स को रजिस्टर करवाती है। मार्केट वैल्यू वो वैल्यू था जिस पे कंपनी खुद के शेयर्स को एक्चुअली में बेचती है, ठीक है। अब अगर नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा होता है मार्केट वैल्यू तो इसे हम बोलते हैं कि शेयर्स आर सोल्ड एट प्रीमियम। शेयर्स आर सोल्ड एट प्रीमियम मतलब शेयर्स प्रीमियम में बिका, या इसे एक दूसरा टर्मिनोलॉजी भी हम लोग यूज करते हैं कि शेयर अबव पार बिका, ठीक है। अगर हमारा नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू के इक्वल होता है, मतलब कि कंपनी ने अपने जो नॉमिनल वैल्यू पे खुद को लिस्टिंग करवाया होगा उसी पे शेयर्स को बेच भी दिया, तो अब हम उस समय हम कहेंगे कि नॉमिनल वैल्यू इक्वल्स मार्केट वैल्यू, है ना। और इसके लिए हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं एट पार, मतलब कि मेरा जो शेयर्स है वो एट पार बिक गया, हम लोग ऐसा बोलेंगे। और अगर नॉमिनल वैल्यू ज्यादा हो मार्केट वैल्यू से, मतलब कि शेयर्स को बेचते समय उसने जो नॉमिनल वैल्यू रखा था उससे कम दाम में शेयर्स को बेचा, तो इसे हम कहेंगे बिलो पार या एट अ डिस्काउंट, मतलब शेयर को हमने बिलो पार बेच दिया या फिर एट अ डिस्काउंट बेच दिया, ठीक है। तो यही है नॉमिनल वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, ये हमने जान लिया। अब हम जानेंगे कि डिविडेंड क्या है। तो डिविडेंड वो पैसा है जो कि वो प्रॉफिट का हिस्सा है जो कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करता है। और हमेशा याद रखना ये डिविडेंड को कैलकुलेट किया जाता है नॉमिनल वैल्यू पे। कंपनी अगर कहती है कि मैं 10% डिविडेंड दूंगी तो वो अपने जो नॉमिनल वैल्यू है उस पर 10% का रिटर्न देगी, ठीक है। आई थिंक इतना आपका क्लियर हो गया होगा। तो इतने इंफॉर्मेशन के साथ हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं अपने फर्स्ट एक्सरसाइज के तरफ, और जैसे जैसे हम सम्स में आगे बढ़ेंगे हमें और क्लैरिटी मिलते जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान दो, मैंने सेरेना कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स बुक का इस्तेमाल किया, आप कोई भी बुक का इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी क्वेरी है तो जाओ, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वो लिंक अब अपडेट भी हो गया है, तो बीच में वो लिंक फेल हो गया था तो वो लिंक अपडेट हो चुका है, आप लिंक को विजिट करो। वहाँ पे जो भी आपके क्वेरीज है आप वहाँ पे उसे पोस्ट कर सकते हो, वहाँ पे फॉर्मूलाज अपडेट होते हैं, आप फॉर्मूलाज वहाँ से ले सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टाइम टू टाइम अपडेट किए जाते हैं, आप उसे भी लेकर अपना प्रैक्टिस जारी रख सकते हो। तो हम बढ़ेंगे अब फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, और उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि कोई भी कंपनी हो वो हमेशा, हमने पढ़ा था कि अपना कैपिटल का कुछ परसेंट को इक्वल शेयर्स में बांट के लोगों को ऑफर करती है। तो हमेशा ध्यान देना, कंपनी हमेशा 50% से ज़्यादा शेयर्स अपने पास ही रखते हैं। मतलब कंपनी के जो इनिशियल फाउंडर्स है, कुछ लोगों ने मिलकर तो कंपनी को खोला होगा, तो जो इनिशियल फाउंडर्स है वो 50% से ज़्यादा शेयर्स अपने पास ही रखते हैं, क्योंकि जिसके पास भी 50% से ज़्यादा शेयर होता है उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर आ जाता है ना, इसीलिए। तो चलो इसके साथ हम प्रोसीड करते हैं अपने फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो देखो फ्रेंड्स, अब हम करने वाले अपना क्वेश्चन नंबर 1, और हमेशा ध्यान देना कि क्वेश्चन को बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड समझने की कोशिश करना। तो चलो हम लोग वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें बोला है हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड, मतलब हमें कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। अब पैसे किस लिए चाहिए? टू बाय 400 रुपीज 12.50 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1। इसका मतलब क्या था? टू बाय 400 मतलब हमें 400 शेयर्स खरीदने हैं, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 400, हमें 400 वो शेयर खरीदने हैं। और जो शेयर है वो कितने के हैं? ₹12.50 के है, मतलब हमें कौन से शेयर्स खरीदने हैं? जो 12.50 रुपीज के हैं। पर हमें शेयर्स कैसे मिल रहे हैं? तो एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 मिल रहे हैं। तो सिंपली इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें टोटली कितने पैसे लगेंगे या हमें कितने पैसे चाहिए अगर हमें 400, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 400, हमें 400 वो ₹12.50 के शेयर चाहिए, पर ₹12.50 के शेयर हमें मिल कैसे रहे हैं? ₹1 के प्रीमियम पे मिल रहे हैं। अब इसे देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखो नंबर ऑफ शेयर्स तुम्हें कितने खरीदने हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स खरीदने हैं 400, और वो शेयर्स है किसके, कितने के? बोल दिया है ना कि ₹12.50 शेयर, मतलब ₹12.5 वाले शेयर, यानी कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर है ₹12.50। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर हो गया, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितना हो गया? ₹12.50। पर वो शेयर मिल कैसे रहे हैं? एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1। अब ध्यान देना, मैंने याद है समझाया था कि जब भी हमने ये सीखा था कि जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर होता है वो तो सिर्फ कंपनी रजिस्ट्रेशन के समय पे डिक्लेयर करते हैं खुद से, लेकिन जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है वो मनी है जिस पे कंपनी अपने शेयर्स को बेचती है। तो
ये मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे इक्वल भी हो सकते हैं या उससे कम भी हो सकते हैं। हमारे केस में क्या हुआ, और जब भी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा होते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि शेयर्स आर सोल्ड एट प्रीमियम और अबव पार। ये दो टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे भी देखो एट प्रीमियम आ रहा है, और क्या बोला है, शेयर्स को कैसे प्रीमियम में दिया गया है, एट प्रीमियम ऑफ ₹1, मतलब ₹1 ज़्यादा करके बेचा गया, यानी 12.50 के शेयर ₹13.50 में बिके। तो यानी कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर अगर ₹12.50 है तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे, ₹13.50। तो बस अब हमें कितने पैसे चाहिए, तो ये तो बहुत सिंपल है ना। कोई आपसे पूछेगा एक टॉफी का दाम कितना है, 10, तो 5 का 50। तो वैसे ही एक शेयर जो एक्चुअली कंपनी मार्केट वैल्यू में बेच रही है वो है 13.50। तो मनी कितने लगेंगे, मनी रिक्वायर्ड 400 इंटू ₹13.50। आप इसे इधर करके ऐसे ऐसे कट कर दो, इधर 0, 20 कैरी 2, 13 4 52 एंड इट्स 54। तो ₹5400 चाहिए, जिसमें कि हम 400 शेयर खरीद पाएंगे। और कौन से वाले शेयर खरीद पाएंगे, जो कि एक्चुअल नॉमिनल वैल्यू जिनका है 12.50, बट वो मिल रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1, यानी पर शेयर पे ₹1 ज़्यादा लग रहा है, यानी 13.50 लग रहा है, जो कि हो गया मार्केट वैल्यू। और हम तो क्योंकि कंपनी हमेशा अपने शेयर्स को मार्केट वैल्यू पे बेचता है, तो हम मार्केट वैल्यू जितना ही अमाउंट पे करेंगे। तो एक शेयर के लिए हम लोग 13.50 पे कर रहे हैं, तो 400 शेयर्स के लिए इतना पे करेंगे, दैट्स इट। तरह से पिछले क्वेश्चन में हमने प्रीमियम वाले सम्स को बनाया था, यहाँ पे हम डिस्काउंट वाले सम को बनाएंगे। तो क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू बाय 250, मतलब कितने पैसे चाहिए अगर हमें 250 गो शेयर खरीदने हैं। और वो शेयर कैसे हैं, तो ₹15 शेयर है, मतलब ₹15 का एक शेयर है, यानी कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर ₹15। और वो मिल कैसे रहे हैं, एट डिस्काउंट ऑफ ₹1.50, मतलब हर शेयर पे ₹1.50 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और याद है मैंने जब समझाया था उस समय मैंने बताया था कि अगर कोई कंपनी अपने नॉमिनल वैल्यू से कम में अपने शेयर को बेचता है तो हम कहते हैं कि शेयर कैसे मिल गया, एट अ डिस्काउंट मिला या बिलो पार मिला, है ना। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, फिर से बहुत सिंपल है, हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, हमें कितने शेयर्स खरीदने हैं, ₹250, एनवी यानी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, जो कि है ₹15। और नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है पर शेयर, तो डिस्काउंट दिया जा रहा है ₹1.50 का। तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, 15 से ₹1.50 माइनस कर दो, यानी 13.50, है ना। तो अब बस कितना मनी रिक्वायर्ड है, तो मनी रिक्वायर्ड आ जाएगा आपका 250 इंटू 13.50, तो 135 इंटू 25, तो इधर 25 2 15 17 16, यहाँ पे आ जाएगा 10 167, और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो आ गया 573, 3375 वुड बी द आंसर। ठीक है, अब हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर ये दोनों क्वेश्चन सिंपल थे, इसके आगे कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए उससे पहले हम थोड़े से फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अब हम कुछ फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। तो सबसे पहला, हम लोग शेयर्स को खरीदते हैं तो कुछ पैसा लगाते हैं, और ये पैसा लगाना ही इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने एक शेयर खरीदा जो ₹10 का था, ठीक है, उसी तरह से अगर मैं वैसे 50 शेयर खरीद लूँ जो ₹10 के थे, तो मेरे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 50 इंटू 10। ये बहुत सिंपल सा बात है, जैसे आपने एक चॉकलेट खरीदा जो 10 का था, तो 5 चॉकलेट का 50 होगा ना। तो वही है सबसे पहला फॉर्मूला, सम इन्वेस्टेड, मतलब आपने कितना खर्चा किया, यानी कितना इन्वेस्टमेंट किया। तो आपने कितना शेयर खरीदा इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, और मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर क्यों किया गया इंटू, क्योंकि हम लोग मार्केट वैल्यू देकर ही तो शेयर को खरीदते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऑफ शेयर्स बॉट। ठीक है, ये सब आप लोग जनरली खुद से भी बना सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला जैसा भी देख सकते हो। जैसे नंबर ऑफ शेयर बॉट, तो आपने फॉर एग्जांपल, अब मैं ऐसे कुछ एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने टोटल 500 रुपीज़ खर्चा किया और पर चॉकलेट का दाम था ₹10। तो बताओ मैंने कितने चॉकलेट खरीदे, 500 रुपये टोटल खर्चा किया और एक चॉकलेट का दाम था ₹10। तो 500 डिवाइडेड बाय 10, यानी मैंने 50 चॉकलेट खरीदे। सिमिलरली मैंने कितना टोटल इन्वेस्टमेंट किया और मेरा एक शेयर का कितना मार्केट वैल्यू है, यानी ऐसे बोल सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टमेंट ऑन वन शेयर, ये दोनों को डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ
शेयर्स निकल जाएंगे, और इन्वेस्टमेंट ऑन वन शेयर तो मार्केट वैल्यू ही होता है, इसीलिए ऐसा फॉर्मूला बन गया कि सम इन्वेस्टेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो आ जाएगा कितना शेयर्स आपने खरीदा। अच्छा, अब ये डिविडेंड नंबर ऑफ शेयर निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला भी है, टोटल डिविडेंड बाय डिविडेंड ऑन वन शेयर। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हो कि शेयर से आपका क्या रिटर्न आया है ना, शेयर से जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है वही तो डिविडेंड है। तो अब समझ लो, इसे एक और एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक दुकानदार था, उसने एक पेन को 5 में लाया और उसे 7 रुपीज पे बेचा, तो उसे पर पेन कितना प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए का। अब अगर मैं ऐसा कहूँ कि एक दुकानदार ने दिन भर में पेन पे 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया और हर पेन पे वो 2 रुपए का प्रॉफिट कमाता है, तो बोलो उसने टोटल कितने पेन बेचे होंगे। तो उसने टोटल प्रॉफिट कमाया 10 रुपया, और एक पेन से 2 का कमाता था, तो 10 बाय 2 कितना हो गया, 5, यानी कि उसने 5 पेन बेचे। सिमिलरली आपने टोटल डिविडेंड जो शेयर से आते हैं वो कमाया, डिवाइडेड बाय आप एक शेयर से कितना डिविडेंड कमाते हो, अगर आप ये कर दो तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स का ये एक दूसरा फॉर्मूला भी है। एक तीसरा है टोटल प्रॉफिट बाय प्रॉफिट फ्रॉम वन शेयर। ये भी उसी तरह का है कि आपने टोटल हर एक शेयर से कितना प्रॉफिट कमाया डिवाइडेड बाय प्रॉफिट फ्रॉम वन शेयर, तो वहां से भी नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम द शेयर। अब इनकम फ्रॉम द शेयर क्या है, डिविडेंड ही तो है। असल में हमें कंपनी पे क्या करता है, जो प्रॉफिट है उसका कुछ हिस्सा देता है, वही जो डिविडेंड। तो अब मैंने मान लो एक शेयर से 10 रुपए का डिविडेंड कमाया और मेरे पास टोटल 50 शेयर थे, तो मैं कर दूंगा 10 × 50, यानी मेरा टोटल कमाई हुआ 500 रुपया। पर कभी कंपनी बहुत बार अपने डिविडेंड को हमेशा परसेंटेज में बताता है, तो अगर कंपनी कहेगा कि मैंने 5% का डिविडेंड मैं दूंगा, ठीक है, कंपनी अगर 5% का डिविडेंड देता है, और डिविडेंड को हम लोग कैलकुलेट किस पे करते हैं, डिविडेंड को हमेशा कैलकुलेट किया जाता है नॉमिनल वैल्यू पे। तो अगर मैं कहूँ कि 5, और समझ लो कंपनी का नॉमिनल वैल्यू था 100 रुपया, तो एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, कंपनी का नॉमिनल वैल्यू था 100 रुपया और वो 5% डिविडेंड देता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 5% ऑफ, हम लोग बोल सकते हैं 5% ऑफ 100 रुपया, यानी कि 5 रुपया, यानी कि मैंने एक शेयर से कितना कमाया, 5 रुपया कमाया। और समझ लो मैंने ऐसे 10 शेयर्स खरीद रखे होंगे, तो मैंने 5 × 10 यानी कि 50 रुपये कमाया। तो यहाँ पे वही चीज किया फॉर्मूला में, देखो नंबर ऑफ शेयर्स, जैसे मैंने यहाँ लास्ट में 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी नंबर ऑफ शेयर्स को किया है मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू, जो हम लोग यहाँ कर रहे थे, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू, है ना। रेट को करते हैं ना, जैसे 5% ऑफ 10, तो 5/100 × 10 करते हैं, तो वही चीज। तो ये हो गया हमारा इनकम निकालने का फॉर्मूला। और थर्ड आता है रिटर्न परसेंट निकालने का फॉर्मूला। रिटर्न परसेंट का मतलब आपको कितना ओवरऑल रिटर्न मिला शेयर से, उसका परसेंटेज। तो वो कैसे निकाला जाता है, तो आपका शेयर से कितना इनकम हुआ डिवाइडेड बाय आपने शेयर पे कितना इन्वेस्टमेंट किया इनटू 100 कर दो, तो परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि a person buys rupees 120 shares at a nominal value of rupees 40 each, which he sells at rupees 42.50. Find his profit or profit person। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल दिया कि पर्सन टोटल कितना शेयर खरीदता है, 120 शेयर्स खरीदता है। ठीक है, तो पर्सन टोटल शेयर खरीदता है, नंबर ऑफ शेयर्स पर्सन ने खरीदे 120, और एट अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ रुपीज 40, मतलब कि वो इसमें क्वेश्चन में ऐसा मेंशन करके बोल ही दिया कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर रुपीज 40 है और पर्सन को वो शेयर रुपीज 40 पे ही मिल गया। ठीक है, तो इसीलिए पर्सन बॉट इट एट कितना, रुपीज 40। तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, उस पर्सन का इन्वेस्टमेंट हो गया, आप बोल सकते हो 120 × 40 कर सकते हो। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 4800 रुपीज उसका इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, अब उसने क्या किया, जो शेयर उसने खरीदा था, जैसे ही मार्केट में कंपनी का वैल्यू बढ़ा होगा, शेयर का दाम भी बढ़ा होगा, तो उसने शेयर को बेच डाला, और कितने पे बेचा, 42.50 पे बेचा। तो उसका अर्निंग कितना हुआ, उसने जो टोटल 120 शेयर्स था उसे 42.50 में बेच डाला। तो चलो अब हम लोग निकालते हैं कि उसका प्रॉफिट कितना हुआ। ये उसने टोटल कमाया और ये इतना उसने लगाया था, तो अब दोनों का डिफरेंस ही तो प्रॉफिट होगा। तो 120 × 42.50 करो, अच्छा इसे भी मैं 120 × 40 लिख देता हूँ, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे 120 कॉमन लेता हूँ, तो 42.50 - 40 कर दिया, तो ये हो गया 120 × 2.50। ठीक है, तो यहाँ कट के 0 आ गया, गया गया गया। ठीक है, अब
25 इंटू 12 कितना हो जाएगा आपका 300, यानी 300 रुपीज का उसने प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो यही था, प्रॉफिट परसेंट भी बोला था कि अच्छा तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दो 300, यानी जो हमारा रिटर्न आता है या प्रॉफिट आता है डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, यही तो है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। ये 3 से जाएगा आपका 16 बार में, ये 3 से जाएगा 100 बार में, 4 से जाएगा 25 बार में, 4 से जाएगा 4 बार में, तो 25/4 आया, तो आप इसे 61/4% बोल सकते हो, है ना। दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 85 शेयर्स ऑफ ₹60 ईच व्हेन कोटेड एट ₹63.25। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि हमें कॉस्ट निकालना है कि 85 को शेयर्स है जो हर शेयर ₹60 का है। ठीक है, हर शेयर ₹60 का है व्हेन कोटेड एट ₹63.25। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर था ₹60 पर उसको बेचा जा रहा है मार्केट वैल्यू, यानी कोटेड एट मतलब किस दाम पे बेचा जा रहा है, तो 63.25 पे उसे बेचा जा रहा है। तो बस नॉमिनल वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, हमें कॉस्ट निकालना है, तो बस कॉस्ट निकालने के लिए कुछ नहीं, 85 इंटू 63.25 कर दो, बस इसे कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, बोल रहा है कि अ मैन इन्वेस्ट ₹800 इन बाइंग ₹5 शेयर। एक मैन ने टोटल इन्वेस्ट किया ₹800 और ₹5 करके शेयर को खरीदा। एंड व्हेन दे आर सेलिंग एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1.15, और जब वही शेयर जो उसने खुद ₹5 करके खरीदा था वो 1.15 के प्रीमियम पे बिकना स्टार्ट हो गया। होता है ना, शेयर का वैल्यू, हमने शेयर को किसी कॉस्ट पे खरीद लिया, हो सकता है कि कंपनी का जैसे जैसे वैल्यू बढ़ता है शेयर का भी दाम बढ़ जाता है, तो वैसे ही शेयर का दाम बढ़ गया और कितना बढ़ा, 1.15 करके बढ़ा, तो उसने उस शेयर को फिर बेचना चालू कर दिया, सारा शेयर्स बेच दिया। तो हमें निकालना है उसका प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंट। तो जो भी दिया यहाँ साइड में लिख दो। सबसे पहले दिया है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर ₹5 एक तरह से दिया है, और टोटल इन्वेस्टमेंट दिया है ₹800। ठीक है, और मैन ने टोटल इन्वेस्ट किया 800 इन बाइंग ₹5 शेयर। तो यहाँ पे हमें समझ लेना है कि उसने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 800 और कौन सा शेयर खरीदा, ₹5 वाला शेयर खरीदा। जब यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि उस इंसान ने खुद शेयर को कितने पे खरीदा, तो हमें इतना समझ लेना है कि उसने उस शेयर को नॉमिनल वैल्यू पर ही खरीद लिया। ठीक है, तो चलो अब हम निकालते हैं उसने कितने शेयर्स खरीदे। तो उसने शेयर्स खरीदे, नंबर ऑफ शेयर्स तो निकाल ही सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 800 डिवाइडेड बाय 5। ऐसा क्यों किया, तो फॉर एग्जांपल आपने टोटल 100 रुपीज खर्चा किया और एक चॉकलेट का दाम 10 रुपए है, तो आपने कितने चॉकलेट खरीदे, 100 डिवाइडेड बाय 10, यानी 10 चॉकलेट खरीदे। सिमिलरली यहाँ पे टोटल 800 रुपीज खर्चा किया और एक शेयर का कॉस्ट 5 रुपीज है, तो यहाँ से कट होके 160 आया। तो नंबर ऑफ शेयर आया आपका, नंबर ऑफ शेयर जो इस इंसान ने खरीदा वो था 160। ठीक है, अच्छा अब पूछा है कि ही सेल्स ऑल द शेयर, तो उस इंसान ने सारा शेयर्स को बेच भी दिया। तो ही सेल्स द शेयर्स एट, वो किस दाम पे उसने शेयर्स को बेचा, तो क्वेश्चन ने बोल ही दिया है कि जब शेयर्स का दाम 1.15 के प्रीमियम में शेयर बिकने लगा तब उसने शेयर्स को बेच दिया। तो यानी कि शेयर शुरू में 5 में उसने खरीदा था, पर जब उसमें 1.15 रुपीज एक्स्ट्रा मिलना स्टार्ट हो गया तो उसने सारे शेयर्स को बेच दिया। तो एक शेयर को ना उसने 6.15 करके बेचा, तो 160 शेयर्स को कैसे बेचा, 160 इंटू 6.15, यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, अगर यहाँ से डेसिमल कट करो तो 100 आएगा, यहाँ कटा, यहाँ 5 से 2 बार में, यहाँ पे 5 से 1 2 3 बार में, ये 2 से 8 बार में, तो इधर आया 123 इंटू 8, तो हो गया 24, कैरी 2 6 2 18, सॉरी 16 टू 18 984। तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप देख सकते हो उसका प्रॉफिट हुआ 984 माइनस 800, यानी कि ₹184 उसका प्रॉफिट हुआ। पर हमें प्रॉफिट का परसेंट भी निकालना है, तो प्रॉफिट का परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो चलो प्रॉफिट हुआ आपका 184, इन्वेस्टमेंट कितना था, उसने 800 इन्वेस्ट किया, पहले ही बोला है 100 से यहाँ पे कर दिया, तो ये 8 से कटा, 8 से 2 बार में 16 एंड 23, तो उसका प्रॉफिट परसेंट हो गया 23%। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात सिर्फ इतना था कि सब कुछ दे दिया था क्वेश्चन में कि मैन ने इन्वेस्ट किया 800 रुपीज, ओके टोटल इन्वेस्टमेंट है, पर उसने कौन से शेयर को खरीदा, ₹5 वाले शेयर को खरीदा, और कैसे खरीदा, प्रीमियम में खरीदा कि डिस्काउंट में खरीदा, कि उसने खुद कैसे खरीदा ये नहीं बताया, तो हम लोग समझ लेंगे कि उसने नॉमिनल वैल्यू पर ही खरीदा। हाँ, पर बेचने टाइम बता दिया कि बेचने टाइम उसने शेयर्स को 1.15 के प्रीमियम पे बेचा, यानी बेचने वाला दाम है
6.50। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है फाइंड द एनुअल इनकम derived from 125 rupees 120 shares paying 5% डिविडेंड। तो सबसे पहले पूछा है कि कितना एनुअल इनकम मिलेगा। तो जो एनुअल इनकम मिल रहा है यानी जो हम लोग का शेयर से इनकम होता है वो होता क्या है, डिविडेंड ही तो होता है। प्रॉफिट पे मिलने वाला रिटर्न ही डिविडेंड है और शेयर से हमें मिलता क्या है, इनकम के तौर पे डिविडेंड मिलता है। तो वही पूछा है कि टोटल डिविडेंड कितना होगा। अगर किससे किससे डिविडेंड निकालना है तो 125 मतलब 125 नंबर ऑफ शेयर्स है और रुपीज 120 शेयर है, मतलब कि शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू है वो 120 है, जो फेस वैल्यू यानी कि जो नॉमिनल वैल्यू है वो 120 है और जो कंपनी है वो डिविडेंड किस रेट से देता है तो 5% से देता है। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू 125, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू रुपीज 120। जब भी आपको बोल दे रुपीज 5 शेयर, रुपीज 10 शेयर, रुपीज 100 शेयर तो समझ जाओ वो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर है। ठीक है, तो ये 120 है और डिविडेंड कितना दिया है, डिविडेंड यहाँ पे दिया है 5%। अच्छा, डिविडेंड कैलकुलेट किस पे होता है तो हमेशा ध्यान रखना डिविडेंड हमेशा नॉमिनल वैल्यू पर ही देती है कंपनी। आपका मार्केट वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है पर कंपनी डिविडेंड हमेशा पे करती है नॉमिनल वैल्यू पे जो कि फिक्स है। तो ठीक है, डिविडेंड किस पे मिलता है, हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे। तो चलो डिविडेंड निकालते हैं। तो डिविडेंड आएगा यहाँ पे आपका 5/100 इंटू 120। तो यहाँ कट हो गया, यहाँ 5 से 2, यहाँ 2 से 6, यानी कि ये 6 रुपीज डिविडेंड मिला। तो ये 6 रुपीज डिविडेंड किस पे मिला, पर शेयर पे मिला ना, क्योंकि एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू था 120 रुपीज। एक शेयर का जब नॉमिनल वैल्यू 120 रुपीज था और हम लोग 5% के हिसाब से डिविडेंड निकाल रहे हैं तो 5% ऑफ 120 यानी 5% डिविडेंड ऑन 1 शेयर निकाला ना, तो 1 शेयर पे डिविडेंड मिला 6 रुपए। पर टोटल शेयर्स कितने हैं हमारे पास 125, तो टोटल डिविडेंड कितना होगा ये सब जानते हो। टोटल डिविडेंड हो जाएगा आपका 6 इंटू 125, 6 इंटू 125 रुपीज 750। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 7 ने बोला है कि अ मैन इन्वेस्ट रुपीज 3072 इन अ कंपनी पेइंग 5% पर एनम। मतलब एक मैन शेयर खरीदता है और शेयर खरीदने में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करता है, टोटल कितने का शेयर खरीदता है तो 3072 का। ठीक है, ऑन अ कंपनी पेइंग 5% पर एनम। कंपनी पेइंग 5% पर एनम का मतलब क्या हुआ कि कंपनी 5% के हिसाब से आपको पे कर रहा है। कंपनी क्या पे करता है, डिविडेंड, यानी 5% के हिसाब से आपको डिविडेंड पे कर रहा है। चलो, व्हेन इट्स रुपीज 10 शेयर, तो कंपनी का शेयर का क्या वैल्यू है रुपीज 10 यानी नॉमिनल वैल्यू है रुपीज 10, कैन बी बॉट फॉर रुपीज 16। मतलब उस कंपनी का इंसान ने शेयर खरीदा जिसका शेयर का वैल्यू था रुपीज 10 पर मिल रहा था रुपीज 16। तो पूछ रहा है कि उसका एनुअल इनकम निकालो। तो सबसे पहले जो दिया है यहाँ लिख लो, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था तो 3072, आपका डिविडेंड का परसेंटेज कितना था, इट वाज 5% एंड नॉमिनल वैल्यू कितना था रुपीज 10। अच्छा, उसका पूछा है एनुअल इनकम। अच्छा, एनुअल इनकम का क्या मतलब होता है, डिविडेंड ही तो शेयर से आने वाला इनकम है। तो और डिविडेंड निकलता किस पे है, नॉमिनल वैल्यू पे। तो जल्दी से डिविडेंड निकाल दो, 5/100 इंटू 10। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका 1, यहाँ 2, तो ये हो गया 0.5, यानी ये 0.5 जो आया आपका 0.5 रुपी, ये आपका डिविडेंड आया सिर्फ एक शेयर पे। पर हमें तो उसका टोटल एनुअल इनकम निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए जरूरत पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर का। क्यों, क्योंकि ये नॉमिनल वैल्यू जब एक शेयर का था तो डिविडेंड भी तो एक शेयर का निकला। हमें ऐसे जितने सारे शेयर खरीदे होंगे सबका डिविडेंड निकालना होगा ना, यानी नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो डिविडेंड को, उसके लिए नंबर ऑफ शेयर्स तो चाहिए। तो चलो अब नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं। तो यहाँ साइड में नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं। और नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला बोल दो कि टोटल इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, या फिर आप सिंपल समझ लो कि मान लो मैंने टोटल खर्चा किया 500 रुपीज और एक टॉफी आता था 50 रुपीज का, तो 500/50 यानी कि मैंने 10 टॉफी खरीदा। सेम ईयर यहाँ पे आपका 3072/16 होगा। चलो देखो, ये 4 से 4 बार में गया, यहाँ पे 4 से 7 बार में, 4 से 6 बार में, 8 बार में, फिर 4 से कट करो, 4 1 जा 4, 9 जा 36, 2 तो 192। तो 0.5 इंटू 192, तो यहाँ कट कर दो, 10, ये 2, ये कट 96, ये हो जाएगा उसका टोटल एनुअल इनकम। मतलब उसको टोटल कितना इनकम हुआ, टोटल कितना डिविडेंड मिला, 96 रुपीज। सेकेंड में बोला है परसेंटेज इनकम ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, परसेंटेज इनकम ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सीधा सीधी आपको
इनकम का परसेंटेज निकालना है। तो सीधा सीधी उसका इनकम हुआ कितना था 96, इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दो इनटू 100, यही तो फॉर्मूला है। आप लोग इसे सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है, तो मैं डिस्कस कर देता हूँ, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि अ मैन इन्वेस्ट 7770 इन अ कंपनी पेइंग 5% डिविडेंड व्हेन अ शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹100 सेल्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, ₹100 है, मार्केट वैल्यू कितना है, ₹105, क्योंकि 5 रुपए की प्रीमियम यानी 5 रुपए ज्यादा पे शेयर बिक रहा है। अब आपका कंपनी पे उस मैन ने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया वो दे दिया है 7770, तो आप लोग नंबर ऑफ शेयर्स तो निकाल ही सकते हो। नंबर ऑफ शेयर क्या हो जाएगा, मैंने टोटल जितना खर्चा किया डिवाइडेड बाय एक शेयर को खरीदने में कितना खर्चा किया, अगर ये निकाल दो तो नंबर ऑफ शेयर निकल जाएगा। नंबर ऑफ शेयर निकल गया, अब एनुअल इनकम निकालना है, तो एक शेयर पे मिलने वाला डिविडेंड निकाल दो, क्योंकि इनकम तो डिविडेंड ही होता है, और उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। और तीसरा पूछा है परसेंटेज इनकम, तो उसके लिए वही सेम फॉर्मूला बैठाना, इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल है, अब हम लोग 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि अ मैन बाइज ₹50 शेयर ऑफ अ कंपनी पेइंग 12% डिविडेंड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10। मतलब एक इंसान कौन सा वाला शेयर खरीदता है, ₹50 वैल्यू वाला शेयर खरीदता है, यानी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर है ₹50। तो नॉमिनल वैल्यू दे दो ₹50, ठीक है। पेइंग 12% डिविडेंड, और डिविडेंड कितना है आपका, डिविडेंड है उस शेयर का 12%, ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10। मतलब वो इंसान 50 रुपए के शेयर को प्रीमियम में खरीदता है, मतलब उसके कॉस्ट से ज्यादा पे खरीदता है, और कितना ज्यादा पे खरीदता है, तो 10 रुपीज ज्यादा पे खरीदता है। तो यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर क्या हो जाएगा, 50 + 10। तो मार्केट वैल्यू हो जाएगा 50 + 10 यानी ₹60, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹320 शेयर। तो एक शेयर का मार्केट वैल्यू अगर 60 है तो 320 शेयर का क्या होगा, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई कर दो 320 × 60, 12,189,192,00, ये हो गया आपका मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर्स। नेक्स्ट पूछ रहा है एनुअल इनकम। जरा अब आप ही लोग बताओ एनुअल इनकम क्या होता है। एनुअल इनकम का मतलब होता है, एक तरह से इनकम फ्रॉम द शेयर का मतलब होता है कि क्या हमें डिविडेंड मिला शेयर से मिलने वाला इनकम उससे मिलने वाला डिविडेंड ही है। यहाँ एनुअल इनकम में बोला है यानी टोटल डिविडेंड निकाल दो। तो टोटल डिविडेंड कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले एक शेयर पे मिलने वाला डिविडेंड निकालो। एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है, तो सबसे पहले हमें डिविडेंड परसेंट की जरूरत है। तो बोल दिया है कि कंपनी पे कर रहा है 12% डिविडेंड, तो 12% ऑफ 50 रुपीज, ये निकल गया आपका डिविडेंड ऑन 1 शेयर। अब इसे नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, 320 है यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 021920, इतना रुपीज आपको टोटल डिविडेंड मिल गया। और इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि टोटल इनकम फ्रॉम द शेयर्स है 1920। नेक्स्ट बोला है परसेंटेज प्रॉफिट निकालने। परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, आपका इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो इनकम कितना है 1920, इन्वेस्टमेंट है 1900 इनटू 100। तो यहाँ से ये 10 बार में चला गया और यहाँ पे 10%, दैट्स इट, बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल ही क्वेश्चन नंबर 9 जैसा, तो मैं जस्ट ओवरऑल डिस्कस कर देता हूँ, आप लोग इसे होमवर्क में करना। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है मैन बाइज 75 शेयर्स, तो कितना, सॉरी ₹75 शेयर, यानी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर है ₹75। आगे बोल रहा है उसे कितने के डिस्काउंट पे मिल जाता है, तो शेयर उसको बिलो पार मिल जाता है, यानी डिस्काउंट पे मिल जाता है, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर नॉमिनल वैल्यू से कम है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर हो गया आपका 75 - 15 यानी कि 60 रुपीज। तो मार्केट वैल्यू पता चल गया। डिविडेंड का परसेंटेज दे दिया है 20%। तो आपसे पूछा है सबसे पहले मार्केट वैल्यू ऑफ 120 शेयर, तो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर अगर 60 है तो 120 के लिए 120 × 60 कर दो। नेक्स्ट बोला है एनुअल इनकम। तो इनकम क्या होता है, डिविडेंड फ्रॉम द शेयर ही तो होता है। तो डिविडेंड पहले निकालो आप एक शेयर के लिए और उसे 120 से मल्टीप्लाई कर दो। और थर्ड में बोला है कि एनुअल इनकम और परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट के लिए वही इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100 कर दो। तो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 9 है, तो 10 आप लोग कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, बोल रहा है कि अ मैन हैज 300 रुपीज 50 शेयर ऑफ अ कंपनी, यानी एक मैन के पास ₹50 वाला शेयर है जो कंपनी का, वो 300 पीसेज है, यानी 300 नंबर ऑफ शेयर है उसके पास, पेइंग 20% डिविडेंड। और वो कंपनी उसे कितना डिविडेंड पे कर रहा है, तो 20%, ठीक है। आगे पूछता है कि उस इंसान का नेट इनकम निकालो अगर उसे 3% इनकम टैक्स भरना पड़ेगा।
तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि मैन हैज नंबर ऑफ शेयर्स, तो लिख दो नंबर ऑफ शेयर्स है उसके पास 300, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि ₹50 शेयर ऑफ अ कंपनी, यानी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर है ₹50, और कंपनी डिविडेंड कितने परसेंट पे दे रहा है, डिविडेंड दे रहा है कंपनी 20%, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग को लास्ट में पूछा है कि उसका ओवरऑल इनकम क्या होगा, तो सबसे पहली बात इनकम फ्रॉम द शेयर होता है उसका डिविडेंड, तो डिविडेंड निकाल लो, आई मीन टोटल डिविडेंड निकाल लो। और हाँ, जब भी हमारा कुछ इनकम होता है तो हमें थोड़ा सा टैक्स भी तो भरना पड़ता है, इनकम टैक्स भरना पड़ता है। तो ओवरऑल इनकम क्या बोला जाएगा, जो हमारा इनकम हुआ माइनस जो हमने टैक्स दे दिया, वही है हमारा टोटल ओवरऑल इनकम, तो वही यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिविडेंड निकालते हैं, तो डिविडेंड कैसे निकलेगा, सबसे पहले डिविडेंड निकालो 20% ऑफ, डिविडेंड किस पे निकलता है, नॉमिनल वैल्यू पे, तो 20% ऑफ 50, और कितने सारे शेयर्स है, तो 300 शेयर्स है, तो इंटू 300 कर दो, इंटू 300 क्यों किया, ये एक शेयर का डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 300, तो सारे शेयर का डिविडेंड यानी टोटल इनकम। नेक्स्ट ये कट हो गया 50 से 2 बार में, ये 10 बार में, तो आ गया आपका 3000 रुपीज, यानी डिविडेंड, या एक तरह से बोलो डिविडेंड, यानी कि टोटल इनकम हो गया 3000 रुपीज। नेक्स्ट पूछ रहा है नेट इनकम आफ्टर पेइंग 3% इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स कितना होगा, तो इनकम टैक्स कैलकुलेट करते, इनकम पे 3% टैक्स दे दो, तो सबसे पहले 3% ऑफ इनकम निकालो, तो इनकम था 3000 रुपीज, उसका 3% निकाल लिया, तो उसका 3% हो गया 90 रुपीज, यानी कि हमारा इनकम हुआ था 3000 रुपीज, 90 रुपीज मैंने टैक्स दे दिया, तो मेरे पास बचा कितना, 3000 माइनस 90, तो 3000 माइनस 90 हो जाएगा ₹2910, दैट्स इट। देखो क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल ही क्वेश्चन नंबर 11 जैसा है। इसमें क्या बोला है कि अ कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ 15% ऑन इट्स 10 रुपीज शेयर्स, मतलब डिविडेंड कितना है आपका, डिविडेंड है आपका 15% ऑन इट्स 10 रुपीज शेयर, मतलब नॉमिनल वैल्यू है ₹10, और उससे कि वो इनकम टैक्स का रेट कितना है, तो IT लिख देता हूँ, इनकम टैक्स का रेट है 22%। पूछ रहे हैं कि एनुअल इनकम कितना हुआ मैन का, अगर मैन के पास टोटल शेयर्स है उस कंपनी के कितने पीसेस, आई मीन कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, तो 1000 शेयर्स है, ठीक है। तो चलो हम लोग करेंगे कैसे, बहुत सिंपल सा है, आप लोग डिविडेंड निकाल लो, ये बिल्कुल 11 जैसा है, मैं स्पीड में कर दे रहा हूँ। 15% ऑफ 10 रुपीज निकाल लेना, ये हो जाएगा आपका डिविडेंड फ्रॉम 1 शेयर, यानी इनकम फ्रॉम 1 शेयर, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सारा ओवरऑल इनकम या ओवरऑल डिविडेंड निकल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1500, ये है उसका इनकम, इस पे आप 22% करके इनकम टैक्स निकाल दोगे, और जो इनकम टैक्स आएगा उसको 1500 से माइनस कर दोगे, दैट्स इट, इतना सिंपल सा है ये वाला, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि अ मैन इन्वेस्ट ₹8800 इन बाइंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी, तो मैन का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 8800, ठीक है, और जो कंपनी का वो शेयर्स खरीद रहा है उस पर शेयर का फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू बोलो या नॉमिनल वैल्यू बोलो या रजिस्टर्ड वैल्यू बोलो, वो ₹100 है, और वो मिल कितने पे रहा है, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 100 का शेयर 100 पे नहीं मिल रहा है, थोड़ी ज़्यादा पे मिल रहा है, और कितना ज़्यादा पे मिल रहा है, खुद के रेट से 10% ज़्यादा, यानी कि अगर हम लोग मार्केट वैल्यू निकालने जाएँ तो 100 तो लगेगा ही, और 10% ऑफ 100 ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा लगेगा, तो यानी कितना हो गया 110 रुपीज, यानी मार्केट वैल्यू हो गया आपका 110, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है आपसे कि इफ ही अर्न्स ₹12,000 एट द एंड ऑफ द ईयर एज डिविडेंड, यानी एक तरह से टोटल डिविडेंड जो उसे शेयर से मिल रहा है वो कितना है 1200 रुपीज, यानी उसे डिविडेंड मिल रहा है 1200 रुपीज। देखो जैसे नंबर 1 में बोला है नंबर ऑफ शेयर ही है, तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट है 8800, और एक शेयर को वो 110 करके खरीद रहा है क्योंकि मार्केट वैल्यू 110 है, तो वहां से पता चलता है कि उसके पास टोटल कितने शेयर्स है, 80 शेयर्स है, और हमें निकालना है डिविडेंड परसेंट पर शेयर, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे टोटल डिविडेंड जो उसे मिलता है शेयर से वो दे दिया है, जो कि कितना दिया है यहाँ पे, वो दिया है आपका हाँ 1200, तो आपका टोटल डिविडेंड दिया है 1200, तो टोटल डिविडेंड लिख दो 1200। अब एक बात बताओ, टोटल डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड ऑन 1 शेयर मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो डिविडेंड ऑन 1 शेयर कितना है, डिविडेंड ऑन 1 शेयर निकालने के लिए करते क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय, चलो डिविडेंड ऑन 1 शेयर में यहाँ पे निकाल ही देता हूँ, डिविडेंड ऑन 1 शेयर क्या करते हैं आप,
रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू, और इस केस में नॉमिनल वैल्यू कितना है 100 रुपीज, और रेट ऑफ डिविडेंड पता नहीं इसलिए उसे r ले लिया, तो यहाँ पे वही करता हूँ r बाय 100 इंटू 100, ठीक है। ये हो गया डिविडेंड फ्रॉम वन शेयर, इसी को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 80 से तो टोटल डिविडेंड आ जाएगा, और क्वेश्चन में यही टोटल डिविडेंड थी तो 1200 दिखा दिया है, इसीलिए इन दोनों को इक्वल कर दिया। तो यहाँ से r का वैल्यू आ गया 1200 बाई 80, तो ये कट हो गया 8 से 15%। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है कि अ मैन इन्वेस्ट ₹61680 इन बाइंग अ शेयर, तो टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिख दो, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 1680, और कैसे शेयर को वो खरीद रहा है जिसका नॉमिनल वैल्यू है 24 रुपीज, सेलिंग एट अ प्रीमियम ऑफ 12%, मतलब शेयर 12% के प्रीमियम पे बिक रहा है। तो मार्केट वैल्यू निकाल लो, मार्केट वैल्यू के लिए 24 रुपीज तो रहेगा, साथ ही में 12% ऑफ 24 रुपीज है ना, तो 4 से 25 बार में, 4 से 6 बार में, तो यहाँ 24 प्लस 12 6 होता है 72 बाई 25, तो ये हो गया 24 प्लस इधर हो जाएगा 2 50 32, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 22 8 बार में 28.8, तो सॉरी 2.88, तो 2.88, तो यहाँ पे आ गया आपका 26.88 रुपीज, इतने रुपीज हो गए आपके मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू लिख दो 26.88, ठीक है, ये हो गया मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ शेयर उसने क्या खरीदे वो निकालना है, तो नंबर ऑफ शेयर निकालने का बहुत इजी फॉर्मूला है, नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला है आपका टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये 100 जाएगा, ये देखो ये सॉल्व करके आएगा 62.5, ठीक है। कैलकुलेशन पे टाइम ना वेस्ट करते हुए मैंने डायरेक्टली कर दिया, बोला डिविडेंड ही रिसीव्स एनुअली। सेकंड में पूछा, अच्छा कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या नंबर ऑफ शेयर 62.5 डेसिमल में आ सकता है, तो हाँ, जरूरी ही नहीं कि आप पूरा एक शेयर खरीदो, आप चाहो तो किसी कंपनी का शेयर को फ्रैक्शंस में भी खरीद सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 62.5 शेयर्स आया है, ठीक है, यानी कि 62 शेयर्स एंड हाफ शेयर, आप शेयर को फ्रैक्शंस में भी खरीद सकते हो। नेक्स्ट, डिविडेंड ही रिसीव्स एनुअली, तो टोटल डिविडेंड निकालने के लिए क्या करना है, तो डिविडेंड ऑन वन शेयर निकालो, वन शेयर पे डिविडेंड का परसेंटेज कितना है 15, तो 15/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू 24 इंटू 62.5, इसे सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन पे टाइम नहीं वेस्ट करते, ये तो आप लोग कर ही लोगे। यहाँ पे जानने वाली बात सिर्फ एक थी कि क्वेश्चन सिंपल था, जानने वाली बात सिर्फ इतना थी कि 62.5 आया नंबर ऑफ शेयर, यानी कि नंबर ऑफ शेयर डेसिमल में भी आ सकता है, ठीक है। इन्वेस्ट किया किसी मैन ने 7500 इन अ कंपनी पेइंग 10% डिविडेंड, तो यहाँ पे लिख लो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है 7500, ठीक है। किसी ऐसी कंपनी में जिसमें डिविडेंड पे करता है कंपनी 10%, तो डिविडेंड है आपका 10%। नेक्स्ट बोल रहा है तो उसे कितना एनुअल इनकम मिला, 500 रुपीज का एनुअल इनकम मिला। अच्छा, ये जो एनुअल इनकम मिला वो क्या है, असल में टोटल डिविडेंड ही तो है, ठीक है। व्हाट प्राइस इज पेड फॉर ईच रुपीज 100 शेयर, यानी कि 100 शेयर है, शेयर का वैल्यू रुपीज 100 है, यानी कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर रुपीज 100 है, ठीक है। तो चलो हम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक एग्जांपल समझो कि फॉर एग्जांपल किसी एक शॉपकीपर को एक मार्कर बेचने पे 2 रुपए का फायदा होता है, उसे टोटल फायदा हुआ या फिर उसका टोटल अर्निंग हुआ 100 रुपीज, तो समझ लो उसने कितने मार्कर बेचे होंगे, 100 डिवाइड बाई 2 50, है ना। एक मार्कर पे 2 रुपए कमाया तो 50 मार्कर पे 100 रुपए कमाया। तो सिमिलरली हम लोग को एक मार्कर का प्रॉफिट पता था, हमें एक मार्कर से इनकम पता था, और टोटल मार्कर्स का से कितना इनकम हुआ वो पता था। अगर वो दोनों को डिवाइड किए तो नंबर ऑफ मार्कर्स आ गया। सिमिलरली यहाँ पे वही चीज होगा, हमें डिविडेंड फ्रॉम वन शेयर निकालो, डिविडेंड फ्रॉम वन शेयर, डिविडेंड फ्रॉम वन शेयर कितना हो गया, डिविडेंड फ्रॉम वन शेयर हो गया आपका 10/100 इंटू 100, क्योंकि डिविडेंड का परसेंटेज ही 10 है, तो एक शेयर से डिविडेंड मिला 10 रुपए, और टोटल डिविडेंड बोल दो या टोटल इनकम बोल दो, वो है 500। तो नंबर ऑफ शेयर क्या हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा
500 बाय 10 यानी कि 50। तो नंबर ऑफ शेयर हो गया आपका 50। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर निकल गया। व्हाट प्राइस इज पेड फॉर ईच ₹100 शेयर। यहाँ से अब हमसे पूछा है कि हर एक शेयर पे हमने कितना रुपया खर्चा किया। तो फिर से वही लॉजिक लगाओ कि टोटल मैंने खर्चा किया 100 रुपया और मैंने खरीदा 10 चॉकलेट्स, तो एक चॉकलेट पे कितना खर्चा किया, 100 बाय 10 यानी 10 रुपया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास टोटल शेयर्स है 50 और मैंने टोटल खर्चा किया 7500 यानी एक शेयर पे मैंने खर्चा किया 150 रुपीज। दैट्स इट। यहीं पे खत्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो ये बहुत ही सिंपल लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। अगर हम टर्म्स को अच्छे से समझे और इम्प्लीमेंट करें तो इजीली कर पाएंगे। कोई भी डर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और प्लीज आप लोग, आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक एक टॉपिक को डिटेल में डील किया गया है। मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। जब आप हंसी मजाक के सारे कंटेंट्स को इतना ज़्यादा पॉपुलर कर देते हो तो मुझे पता है कि आप सबके पास इतना पावर है कि आप लोग चाहो तो ये मेहनत किया हुआ अच्छा वीडियो, हेल्पफुल वीडियो भी सबको आप शेयर कर सकते हो। और इस कोविड-19 के टाइम पे जब मोस्ट स्टूडेंट्स ट्यूशन्स जा नहीं पा रहे तो उनको इस तरह का बिल्कुल एक एक पॉइंट पे इंटरेक्ट करता हुआ वीडियो मिलेगा तो आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। तो प्लीज़ अपने तरफ से इस मुश्किल टाइम पे हाथ बढ़ाओ, सबका हेल्प करो। और आप लोग एक तरह से हेल्प कर सकते हो लोगों का जस्ट बाय शेयरिंग अ लिटिल वीडियो विच इज़ अ गुड कंटेंट। तो आई होप सो आप लोग ज़रूर ऐसा करेंगे। तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एंड बाय, टेक केयर, थैंक यू।